हाँ, बैठ जाएं। आप लोगों का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में चल रहा है बेटा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सब पिछले क्लास में देख चुके कि भाई कितने प्रकार के हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और फिर जो है उसमें कितने प्रकार के जो है टार्क की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक विक्षेपण बल आघूर्ण यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, एक फिर जो है कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए और एक डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। ये सब बेटा जिसमें हमारा जो है इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें हमारा इंडिकेटर या सूचक अंशांकित पैमाने पर चलेगा। उस इंडिकेटर को या सूचक को अंशांकित पैमाने पर चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रकार के बल आघूर्ण की ज़रूरत पड़ती है, जिनका की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो ये टार्क जो है जब तक माने काम नहीं करेंगे तीनों व्यवस्थित ढंग से, तब तक हमें रीडिंग जो है सुचारू रूप से जो है और एक्यूरेट रीडिंग लेने में दिक्कत हो। तो सबका काम अलग अलग है, सब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या काम कराएगा। तो हम लोगों ने कहा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है इंडिकेटर को या सूचक को या निडिल को अंशांकित पैमाने पर मूव कराएगा, डिफ्लेक्ट कराएगा, गति कराएगा। और कंट्रोलिंग टार्क का काम है कि उसकी गति का नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, अन्यथा जो है वो पैमाने के एंड में जाकर टकरा जाएगा। हमारा पॉइंटर या इंडिकेटर तो टेढ़ा भी हो सकता है, टूट भी सकता है। तो इसलिए हम लोग कंट्रोलिंग टार्क भी उसमें डेवलप करते हैं। फिर जब कंट्रोलिंग टार्क हम लोगों ने डेवलप कर लिया बेटा, तो उसके बाद भी क्या होता है कि हमारा पॉइंटर जो है रीडिंग पर जो है एक्यूरेट जो है रुक नहीं जाता है तुरंत, बल्कि कुछ जो है रीडिंग से थोड़ा सा बाएं, थोड़ा दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं चलता रहता है। उसे हम लोग कहेंगे कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इस कंपन अथवा वाइब्रेशन को भी समाप्त करने के लिए कि भाई वो तुरंत रुके और तुरंत हम रीडिंग पढ़ लें कि भाई इतना जो है एम्पियर या इतना वोल्ट मीटर बता रहा है। तो उस वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टार्क या अवमंदन बल आघूर्ण लगाते हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है बेटा, उसमें 3 ये टार्क लगेंगे। और ये टार्क तीनों कहाँ से डेवलप होंगे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि वैद्युत का जो ये गुण है कि उसमें जो है वो जहाँ से भी चलेगी तो उसके चारों तरफ यानी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, उसमें प्रभाव छोड़ेगी, प्रेरण का प्रभाव छोड़ेगी। कहीं से भी हम लोग प्रेरण का मतलब जान ही रहे हैं कि भाई एक कुंडली में धारा डालें तो दूसरी कुंडली में अपने आप धारा बहने लगती है, रासायनिक गुण क्रिएट करेगी। तो इस तरह से इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर अगर ताप हीट उत्पन्न कर रही है तो उसे हम लोग कहेंगे भाई थर्मो टाइप का है या हीट टाइप का है बेटा, या थर्मल टाइप का है। प्रेरण के तो हम कहेंगे इंडक्शन टाइप का है। केमिकल तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वैद्युत अवघट्ट में डीसी धारा डाली जाती है तो उसमें जो है रासायनिक घटना शुरू हो जाती है। तो ये भी यंत्र जो है केवल डीसी पर काम करेगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, स्टैटिक इंडक्शन है, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि केवल चुंबकीय प्रभाव है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अभी चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग देख रहे हैं कि चुंबकीय प्रभाव हमारा कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चालक में किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, चाहे एसी डालें चाहे डीसी डालें, दोनों के कारण फील्ड बनने लगती है। एसी के कारण जो फील्ड बनती है वो प्रत्यावर्ती फील्ड बनती है, अल्टरनेटिंग फील्ड बनती है, जिसे हम लोग पल्सेटिंग भी बोलते हैं। इस टाइप की फील्ड बनती है, यानी
आधे चक्र के लिए वो नॉर्थ पोल बनेगी तो आधे चक्र के लिए साउथ पोल बनती है। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती और ये क्रम जो है बराबर चलता रहता है 1/100 सेकेंड के अंतराल पर। ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बनता रहेगा। तो ऐसे हमारी जो है एसी के कारण भी कुंडली चुंबकीय होती है और डीसी पर तो फिर जो सिरा नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, जो साउथ है वो साउथ रहेगा, ऐसे बना रहता है। तो इन्हीं चुंबकीय गुणों का प्रयोग हम लोग जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में करें। तो अब हम लोग जो है इंडिकेटिंग टाइप का, सूचक टाइप के इंस्ट्रूमेंट का अगर वर्गीकरण करें तो उस वर्गीकरण में आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, पिछले टॉपिक में बताया जा चुका है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो मूविंग आयरन टाइप के होते हैं। मूविंग आयरन में क्या है कि एक लोहा होगा या लोहे की डिस्क होगी और वो दो कारणों से मूव करेगी यानी गति करेगी बेटा। एक तो जो है अट्रैक्शन बल के कारण और एक जो है रिपल्सन बल के कारण। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के कारण गति करेगा हमारा लोहा, तो उसी को कहेंगे मूविंग आयरन टाइप। तो मूविंग आयरन टाइप का इस तरह से हमारा जो है दो प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो गया मेजरिंग वाला, एक अट्रैक्शन वाला और एक रिपल्सन वाला, प्रतिकर्षण। दूसरे के को हम लोगों ने पढ़ा या लिखा है, वर्गीकरण किया है कि अब वहाँ पर जो है आयरन जो है या लोहे का पीस न मूव करके अब हमारी कुंडली मूव करे तो उसे कहेंगे मूविंग क्वाइल। मूविंग क्वाइल टाइप भी दो प्रकार की है, एक परमानेंट मैग्नेट वाली है या और दूसर का या मैग्नेट वाली है और दूसर का जो है डायनमोमीटर टाइप की, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेरण के सिद्धांत पर भी काम करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे इंडक्शन वाला, ठीक है। फिर धर्म के माने ऊष्मा के हिसाब से जो काम करेगा उसे हम कहेंगे हॉट वायर। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी हम लोगों का एसी और डीसी दोनों मापता है, क्योंकि हम किसी भी तार में जब धारा या कंडक्टर में धारा चाहे बेटा एसी प्रवाहित करें चाहे डीसी प्रवाहित करें, दोनों के कारण तार गर्म होता है और जब गर्म होता है तो वो वस्तु मुलायम पड़ने लगती है। मुलायम पड़ने लगती है तो उसमें जो वेट अगर हम लोग सेंटर में अगर लगा दें तो अभी तक वही वेट जो है उस तार को नीचे की ओर नहीं खींच पा रहा था, तार एकदम स्ट्रेट था, लेकिन जब जो है वो मुलायम पड़ जाता है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है तो यही तार जो है अब क्या होता है नीचे की ओर लपक जाता है और इससे जुड़ा हुआ पॉइंटर चलने लगता है। तो हम रीडिंग ले लेते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार का है, वो सब जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं वो सभी वैद्युत ऊर्जा के इन्हीं गुणों पर आधारित। क्लियर है? तो हम लोग आज देख रहे हैं अभी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो पहला लिखे हैं बेटा मूविंग आयरन है, कौन सा? चलिए लिख लीजिएगा, ये ऊपर लिखा, हम लोग इसे कहेंगे बेटा चल लव। आयरन को क्या कहें? चल लव प्ररूपी माप यंत्र या उपयंत्र ऐसे कहेंगे। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो नाम से ही बेटा जाहिर है कि इसमें क्या चलेगा, लोहा चलेगा। लोहा चलाएंगे हम लोग कैसे? आकर्षण बल से क्रिएट करेंगे या प्रतिकर्षण बल से क्रिएट करें। तो सिद्धांत वही है, हम लोग जानते हैं कि असमान पोलों में आकर्षण होता है और समान पोलों में प्रतिकर्षण होता है, बस सिद्धांत यही।
तो इसमें आपने कहा कि हम लोग जो है एक कुंडली लेंगे बेटा और उसे लुपेट लेंगे। कुंडली काहे की होगी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। तो जब हम लोग जो है देखिए ना, ऐसे अभी कल भी बात हो रही थी, तो एक कोई हम लोग जो है फ्रेम ले लेंगे बेटा, और उस फ्रेम पर मान लीजिए कि ये बेलनाकार आपने ऐसे फ्रेम ले लिया, ये बेलनाकार आपका फ्रेम हो गया, बोलिए ना, ये बेलनाकार फ्रेम हो गया, कोई पाइप जैसा कोई फ्रेम हो गया। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉयल ऐसे ऐसे जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर की ऐसे ऐसे कॉयल इसी पर जो है लुपेट लें। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब जो है इसका जो है अक्ष जो है ये आ जाएगा, इसका ये अक्ष आ गया, बोलिए भाई, ये अक्ष आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें धारा यहाँ से बेटा अगर धारा इसमें डाली जाए तो ये कॉइल जो है चुंबकीय हो जाती है अपने आप। इसका नेचर है कि कहीं भी धारा जाएगी तो कंडक्टर के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा और धारा जैसे भी जाएगी उस हिसाब से बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। इसमें AC और DC हम लोग दोनों डाल सकते हैं। तो ये टाइप के जो यंत्र हैं वो जो है बेटा AC और DC की दोनों की वोल्टता मापेंगे, दोनों की धारा मापेंगे, दोनों पर यूज किए जाएंगे, क्योंकि अभी चाहे हम AC डालें चाहे DC डालें और ये चुंबकीय हो जाएगी। तो जब ये चुंबकीय हो जाएगी तो हम लोग दंड चुंबक की अपेक्षा इसके विषय में पढ़े हुए हैं कि दंड चुंबक में क्या है कि चुंबकीय गुण ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में जो है सेंटर पर जो है वहाँ पर चुंबकीय गुण नहीं होता अथवा शून्य हो जाता है। ठीक है ना, दंड चुंबक की बात की जाए नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर बेटा चुंबकीय पोल इन्हें कहते हैं, तो इन पर जो है चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होती है और जैसे जैसे हम लोग जो है ध्रुवों से अंदर की ओर जाते हैं मध्य में एकदम यहाँ पर जो दोनों का सेंटर है यहाँ पर चुंबकीय गुण शून्य हो जाता है लगभग। लेकिन कुंडली भी ऐसे, इसमें भी ऐसे नॉर्थ और साउथ बनेगा, ऐसे इसमें भी नॉर्थ और साउथ मान लीजिए सेम वैसे ही बन रहा है। लेकिन है क्या कि इसमें जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं यहाँ पर जो है चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो यही आपने लिखा है कि कुंडली को बेटा जो है हम लोग जो है ये कुंडली का जो तार हम लोग इसमें लगाए हैं ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है बेटा। अमूमन चाहे जहाँ भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं सारी वाइंडिंग में इंसुलेटेड, चाहे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करें, मोटर में करें, जनरेटर में करें, सब पर जो है इनेमल कोटिंग रहती है, सुपर इनेमल का लेप चढ़ा रहता है, यानी वो इंसुलेटेड। तो उसी से हम लोग वायरिंग इसकी कुंडली बनाएंगे। अब इसी कुंडली को चित्र में, अब हकीकत में तो ये ऐसे है, लेकिन जब हम लोग चित्र बनाएंगे बाबू तो ये जो है ऊपर वाला पोर्शन केवल ये दिखेगा और इसको मान लीजिए काट दिया तो ये दिखेगा, ऐसे ही यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन हम लोगों को दिखेगा। तो बीच वाला जो है अब इसको काट दिया गया तो ये बीच वाला पोर्शन हम लोगों का ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे। अब यही जो बाइंडिंग है यानी कुंडली का ये जो टर्न है बेटा उसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे बना दिया। ये क्या हो गया, ये कॉइल, यही क्या हो गया, हाँ यही कुंडली हो गई, कॉइल हो गई, ऐसे ही नीचे वाला भी सिरा हो गया। ये सेक्शनल व्यू हो गया, कौन सा व्यू, ऐसे बन।
चलिए ऐसे समझ में आ रहा है ना। जैसे होता क्या है कि कोई भी अगर बेलनाकार वस्तु हम लोग ले लें बेटा, जैसे यही बेलन है, ऐसे है मान लीजिए, तो इसको अगर बीच से हम लोग काट दें, काट के आगे वाला पोर्शन हटा दें, तो आपको सामने से जो है कैसा दिखेगा। तो अब सामने से तो आपको ऐसे है, ये ऐसे आधा पोर्शन दिखेगा ये सामने से, लेकिन चित्र में ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। ये भले ऐसे दिखेगा, काटने के बाद ऐसे दिखेगा, लेकिन हकीकत में क्या, इसके व्यास के बराबर ही तो चौड़ाई दिखेगी। यही व्यास के बराबर खींच देंगे और ये वाला पोर्शन नीचे की ओर आ रहा है, इधर वाला भी पोर्शन नीचे की ओर, तो ये लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर नीचे वाला भी ये लाइन जुड़ी हुई है, तो ये लाइन यहाँ खींच देंगे, तो ऐसे एक आयत बन जाए। तो वैसे ही जब यहाँ पर भी आप एक मान लीजिए कि ऐसे जो है 4 इंची की 6 इंची की सपोज कर लीजिए केवल कि एक पाइप है बेटा, उसी पाइप के ऊपर जो है आपने जो है कॉइल को लपेट रखा, और फिर उस पाइप को अगर बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा कि ये भाग ऐसा दिखने लगेगा पाइप का पोर्शन, और इधर ऊपर बाइंडिंग और नीचे बाइंडिंग केवल दिखाई देगी, यानी कुंडली दिखाई देगी, बीच से गायब हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे है ना। अब आप सामने से काट देंगे तो केवल पाइप की सतह दिखाई देगी, टर्न तो ऐसे पीछे, इसके पीछे, तो ये होगा सेक्शनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए भाई। तो ये बन गया बेटा, तो यही है आपकी कॉइल, और ये जो है देखिए ना स्थिर है, किस अवस्था में? स्टैटिक अवस्था में, ये गति नहीं कर रही, और क्षैतिज अवस्था में। तो ये क्षैतिज भी है और स्टैटिक भी। ये हमारी जो वाइंडिंग है बेटा, जिसको हम लोग कहेंगे कि कुंडली है, कॉइल है, परिनालिका है, सोलेनॉइड है, ये जो है क्षैतिज भी है और स्थिर भी। ठीक है। और इसकी बनी हुई है, इसमें AC डालिए चाहे DC डालिए, चुंबक इसमें बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक यही डिस्क ले लेते हैं। अगर इसको अट्रैक्शन टाइप का बनाना है तो ये मूविंग आयरन टाइप जो चल लव प्ररूपी माप उपयंत्र है बेटा, ये 2 प्रकार का है। पहला जो है आपने लिखा कि मूविंग आयरन वाला जो है अट्रैक्शन वाला है, आकर्षण प्ररूपी है बेटा, आकर्षण प्ररूपी चल लव। माप उपयंत्र कहेंगे, पूरा लिख लेंगे उपयंत्र, अंग्रेजी में कहेंगे अट्रैक्शन। टाइप मूविंग आयरन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिएगा, मेजरिंग MI लिख दे रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हो गया। और दूसरा इसी का आपने लिखा है बेटा, दूसरा लिखा रिपल्सन या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण प्ररूपी लिख लेंगे पूरा, प्ररूपी चल लव माप उपयंत्र, जिसे कहेंगे रिपल्सन टाइप। लिख लें। तो अगर हम लोग आकर्षण प्ररूपी देखते हैं तो आकर्षण प्ररूपी में एक जो है यही जो है चल लव, माने इसे कहेंगे मूविंग आयरन। हमारा एक लोहे का टुकड़ा होगा बेटा, वो चलेगा, गति करेगा, और किसके कारण करेगा? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या है बेटा? हम लोग जानते हैं कि विपरीत पोलों में आकर्षण। तो ये कुंडली का इधर एक पोल बन गया, अब इसके पास में ही एक हम लोग जो है
लोहे की डिस्क लाएंगे, अंडाकार एक डिस्क लेते हैं, मान लीजिए कि अंडाकार ये डिस्क हो गई ऐसे, ये अंडाकार डिस्क हो गई। इस पर जो है यहाँ पर हम लोग जो है एक धुरा लगा देते हैं ऐसे, और वो धुरा हमारा मान लीजिए कि ऐसे आ गया, यही हो गया शाफ्ट हम लोगों का, जो स्पिंडल आप बोलते हैं बेटा, वही है ये स्पिंडल। ठीक है, और इस स्पिंडल पर हम लोग जो है बैलेंसिंग वेट भी चाहें तो लगा दें, यहाँ पर बैलेंसिंग वेट भी लगा दें, ऐसे बैलेंसिंग वेट भी लगा दिया। ये धुरा, इसी धुरे से हमारा जो है पॉइंटर जुड़ा रहेगा। अब वो पॉइंटर अगर हम लोग जो है ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंटर गया, ये पॉइंटर यहाँ आ गया, यहाँ पर हमने ऐसे जो है तीर बना दिया, ये संकेतक हो गया, और ये आपका जो है ऐसे पैमाना। यही हो गया अंशांकित पैमाना। पैमाना को कहेंगे बेटा स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल हो गया। ये हो गया हम लोगों का पॉइंटर। क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। यहां से हम लोग जो है ग्रेविटी कंट्रोलिंग टार्क लगा दें, यहाँ पर भी एक वेट लगा दें इसमें, तो ये हो गया, ये वेट लग गया बेटा। और ये कौन सा कंट्रोलिंग हो गया? ग्रेविटी। ग्रेविटी कंट्रोलिंग टार्क हो गया बेटा, ये यहाँ से। और इधर से हम लोग जो है डैम्पिंग डिवाइस भी, वो भी एयर फ्रिक्शन वाली लगा। कौन सी? एयर फ्रिक्शन वाली लगा दें। ये बेटा एयर चैम्बर, एयर चैम्बर। ये हो गया बेटा एल्युमिनियम पिस्टन, और ये पूरा एल्युमिनियम स्ट्रिप बोलते हैं, एल्युमिनियम स्ट्रिप। और पूरे को कहेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्प। क्या कहें? ये पूरा सिस्टम जो है आ गया, ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? ये पूरा सिस्टम हो गया एयर फ्रिक्शन डैम्प।
सब लग गया। अब आपका यही जो है बेटा, ये जो डिस्क है बेटा, यही जो है मूविंग आयरन, क्या, हाँ, या यही जो है बेटा चल लौह डिस्क, यही चल लौह डिस्क है, या अंग्रेजी में कहेंगे मूविंग आयरन, यही है मूविंग आयरन डिस्क है, या अंडाकार डिस्क है बेटा। कैसी डिस्क है, हाँ, अंडा का, अमूमन लेते हैं अंडा का। तो ये वाला जो है आकर्षण प्ररूपी का बन गया चित्र, क्लियर है। अब देखते भी रहिए और चित्र भी बनाते रहिए। इसकी बात हो गई बेटा। ये कॉइल हमारी जो है वो देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनेगी। ये जो है सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया कॉइल का बेटा, ठीक है। या वैसे ही कोई कॉइल अभी हम लोगों ने लुपेटा था, अगर उसको बेटा हम लोग काट दें, ठीक है ना, कॉइल तो ऐसे घेरा रहेगा ना, तब इसको अगर सामने से काट दें तब क्या होगा कि ऐसा दिखने लगे। अगर किसी हम लोग बेटा बेलनाकार खोखले क्रोड पर लुपेटे हैं तो ऐसा फिर वो दिखने लगेगा। कटने के बाद ऊपर जो है कॉइल दिखेगी और नीचे कॉइल दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शनल व्यू कॉइल का। और ये इसकी बनी हुई है, ये कैसी है, क्षैतिज है और स्थिर, क्षैतिज भी है और स्थिर भी है, ये लिखाया गया। अब इसमें चाहे AC डालें चाहे DC डालें, ये दोनों का मापन कर रही है, दोनों धाराओं को मापेंगे, दोनों की वोल्टेज को भी मापेंगे। एज ए वोल्ट मीटर भी प्रयोग कर सकते हैं, एज ए एम्पियर मीटर भी प्रयोग कर सकते हैं। AC को भी मापेंगे और DC को भी मापेंगे। बस यह है कि DC में मापेंगे तो हमारा स्थायी चुंबकत्व बनेगा, और AC जब डालेंगे बेटा तो इसमें कैसा चुंबकत्व बनेगा, प्रत्यावर्ती। 1/100 सेकेंड के अंतराल पर जो है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बनता रहेगा। अब ये क्या होगा कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बाइंडिंग का, इस कुंडली का या इस कॉइल का जो बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, वो प्रेरण के कारण इस चल लौह डिस्क को जो है विपरीत चुंबकित कर देगा। क्लियर है। अगर ये सिरा मान लीजिए इसका नॉर्थ है, ये सिरा अगर इसका नॉर्थ है तो इसे ये साउथ से जो है विपरीत से इसे चुंबकित कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि विपरीत पोलों में जो है आकर्षण होता है। इस तरह से हमारा आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स जो है डेवलप हो जाएगा। और चूंकि कुंडली के केंद्र पर सबसे ज़्यादा बल होता है उसके अक्ष के, तो कुंडली का अक्ष ये क्या है इसका, यही जो है बेटा इसका अक्ष, यही अक्ष है जिसे एक्सिस कहें। तो कुंडली की एक्सिस के सेंटर पर जो है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है चुंबकीय गुण होगा। चुंबकीय शक्ति कुंडली में सबसे अधिक केंद्र पर होती है, उसके सेंटर पर होती है, ठीक है। अभी उसकी चर्चा हो गई। तो इस तरह से इस लौह डिस्क को जो है ये कुंडली
आकर्षित करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है और अपने केंद्र की ओर इसे खींचने लगती है। इस तरह से ये लोहे की डिस्क जो है बेटा कुंडली के केंद्र के ओर जो है गति करने लगती है। इस तरह से ये बन जाता है आकर्षण प्ररूपी चल लव माप उपयंत्र, या कहेंगे मूविंग आयरन। तो ये अंदर की ओर चलने लगता है। अब इसी डिस्क से बेटा हमारा जो है स्पिंडल या तर्क जुड़ा हुआ है, इसी तर्क से हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ है, इसी पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए ग्रेविटी कंट्रोलिंग टार्क लगाने के लिए एक वेट लगाया गया है, और इधर जो है इसका कंपन समाप्त करने के लिए इधर जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी लगाई गई है। क्लियर है? ये सब पढ़ चुके हैं आप। अब क्या होगा, जैसे इसको अंदर ये खींचेगा अपने आकर्षण बल के कारण, चकती अंदर की ओर गति करने लगेगी, तो ये स्पिंडल जो है या धुरा जो है या तर्क जिसे कहेंगे, ये भी धीरे धीरे मूव करने लगता है, गति करने लगता है। जैसे ये मूव करेगा तैसे उससे जुड़ा हुआ पॉइंटर पर जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क लगने लगेगा, विक्षेपक बल आघूर्ण लगने लगेगा, और वो जो है इस पैमाने पर आगे चलने लगेगा। जैसे ये चलेगा तैसे ग्रेविटी कंट्रोलिंग जो है उसे नियंत्रित करेगी, और ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है इसके कंपन को समाप्त करेगी। इस तरह से हम लोग जो है जहाँ पर भी हमारा पॉइंटर जाकर रुकेगा उस रीडिंग को हम लोग पढ़ लेंगे, और उतना फिर पढ़ेंगे कि भाई इतना एम्पियर की धारा बह रही है अथवा इतने वोल्टता इतना आ रहा है। ठीक है? अब इसे जो है ये सब चीज़ें बेटा जो है जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारे सिस्टम जो है ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम जो है ऐसे एक हाउसिंग में पैक रहते हैं। क्या रहते हैं? एक हाउसिंग में पैक रहते हैं, और ये सारे सिस्टम जो है उसके कैबिनेट के अंदर पीछे लगे रहते हैं। तो ये सारे पीछे लगे हैं, केवल हम लोगों को ऊपर से दिखाई क्या देता है बेटा? ये केवल स्केल दिखाई देती है और ये पॉइंटर दिखाई देता है, और सारे सिस्टम जो है अंदर लगे हैं। जैसे आपका देखिए वो सामने वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा हुआ है, तो उसमें केवल हम लोगों को ये स्केल, और ये जैसे आपके घड़ी में बेटा घड़ी को चलाने वाले घड़ी की सुई ही पॉइंटर, और वो जहाँ चलती है बेटा वो आपका जो है यही स्केल है, उसी को हम लोग डायल बोलते हैं। उस पर वो आपका पॉइंटर या घड़ी की सुई चलती है, और बकिया सुई को चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसमें डैम्पिंग कंट्रोल सारा सिस्टम जो है उसके नीचे जो है छिपा रहता है, वो अपना काम करता है। और वो भी अगर हम लोग सेल से चलाते हैं तो वो भी ऐसे ही धारा लेता है, और उसके भी सारे सिस्टम ऐसे ही काम करके और उसके पॉइंटर को यानी सुई को चलाते हैं, जिससे हम लोग जो है जहाँ पर सुई रहती है उस हिसाब से बताते हैं कि भाई इतना बजकर इतना मिनट होना। सेम वही ये भी इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पर ये जो है वैद्युत धारा को मापेंगे तो हम कहेंगे एम्पियर मीटर है, वोल्टता मापेगा तो हम कहेंगे ये वोल्ट मीटर है। क्लियर हो गया? सारी बातें स्पष्ट हो गई? चलिए, तो अब इसमें जो ये चकती को अंदर की ओर खींचेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, उसे मान लिया यमोन है, और इसको डिस्क को मान लिया कि इसका चुंबकीय विपरीत चुंबकत्व हो जाए और विपरीत पोलों में आकर्षण होगा, तो ये खींचेगा। तो इस तरह से इस पर अगर बल की बात करें तो बल F जो है समान अनुपाते है बेटा, या F बराबर एक कांस्टेंट K से गुणा कर दें तो हो गया m1 गुणे m2 बटे KD²। बोलिए भाई, इतना न्यूटन का बल लगेगा। अट्रैक्शन बल कौन सा? आकर्षण बल। तो ये आकर्षण बल के लिए एक फार्मूला होगा। D क्या है बेटा? इस चकती से और इस के बीच की दूरी है। ठीक है, बोलिए भाई ना।
और जितना बेटा वो अंदर खींच कर ले जाए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है ना, जितना अंदर ये मूव करके जाएगी वो चकती का क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर विस्थापन का हम लोग जानते हैं, ये तो आकर्षण बल का सूत्र होगा। फिर हम लोग जानते हैं बेटा अट्रैक्शन वाला जो टार्क लगेगा यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क, इसके कारण अब एक बल आघूर्ण लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे बेटा विक्षेपण बल आघूर्ण, विक्षेपण बल, हाँ बेटा बल आघूर्ण जिसे हम लोग टार्क कहते हैं, बल आघूर्ण जिसे शार्ट में जो है टीडी कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बोलिए भैया ना, या डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका बल है, ये बल यहाँ पर रख देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा m1 गुणे m2 या स्मॉल m1 m2 लिख लें बटे kd स्क्वायर हो गया, k कांस्टेंट है, हाँ, और गुणे विस्थापन। अब जब बेटा ये TD इस फार्मूले से आपका आ गया, TD बराबर इतना यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क इतना आ गया, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसमें मापे, हाँ, बल आघूर्ण सदिश राशि है, इसे जो है न्यूटन मीटर में मापे। इस तरह से अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके समानुपाती है। तो हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क TD समानुपाते m1 m2 समानुपाते क्या है बेटा, हाँ, तो आप कहेंगे phi1 phi2, हम लोग कहेंगे समान अनुपाते I1, दोनों जगह पर I रख देंगे तो हो जाएगा समान अनुपाते या I गुणे I बराबर हो गया बेटा I स्क्वायर। ऐसे यानी अब हम लोग कहेंगे, यहाँ से कहेंगे हिंदी में अगर इसी बात को कहें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अभी आप लोगों को ये पढ़ाया गया कि कुंडली में जितनी ही प्रबल धारा बहेगी उतना ही तगड़ा ये जो है चुंबक बनेगी, और जितना तगड़ा ये चुंबक बनेगी बेटा उतना तगड़ा जो है ये डिफ्लेक्टिंग टार्क लगाएगी, और उतना हमारा पॉइंटर जो है तेजी से जो है हमारे स्केल पर चलेगा। तो कुल मिला के डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है किस पर निर्भर कर रहा है, इसके चुंबकत्व पर निर्भर कर रहा है। और चुंबकत्व किस पर निर्भर कर रहा है, इसमें बहने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने लिखा कि विक्षेपण बल आघूर्ण, क्या लिखा, विक्षेपण बल आघूर्ण बेटा, या ऐसे समान अनुपाते बेटा आपने लिखा चुंबकत्व या बल बेटा, समान अनुपाते चुंबकत्व या फिर समान अनुपाते चुंबकीय बल, कुछ भी लिख सकते हैं। और समान अनुपाते बेटा फ्लक्स, क्या लिखा, हाँ, और फिर समान अनुपाते, हाँ, I स्क्वायर, ऐसे यानी धारा का वर्ग। दोनों फाई के जगह पर हम लोग I लिख दें तो I स्क्वायर है। तो इस टाइप से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा विक्षेपण बल आघूर्ण यानी शार्ट में TD है बेटा, वो इसमें कुंडली में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती। और जब इस टाइप का कंडीशन आती है यानी TD समानुपाते, अब फाइनल लिखेंगे TD समानुपाते I स्क्वायर। जब ऐसी दशा आती है तो हमारा ये पैमाना जो है एक समान नहीं होगा। हमारे खाने जो है शुरू में जो है घने होंगे, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी।
तो इसलिए कहेंगे कि इसमें अंशांकित पैमाना माने एक समान नहीं होता। इसके डिवीजन जो है बेटा शुरू में पास पास होंगे और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाती। पक्का हो गया? तो अगली पॉइंट आपने इसमें यही लिखा कि इसके जो बेटा पैमाना जो है पैमाना असमान होते हैं, असमान होंगे। आई स्क्वायर बता रहा है असमान होंगे, परवलयाकार एक तरह से है बेटा, असमान होंगे अर्थात स्टार्टिंग में ये जो है पास पास होंगे बेटा और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्या दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई बात ना समझ में आई हो तो वो बताइए। बाकी आपने लिखा है कि जब ये पैमाना हमारा जो पॉइंटर है बेटा पैमाने पर कहीं जब रुक जाएगा, ठीक है ना, और हम रीडिंग जब लेंगे तो उस दशा में क्या होगा, TC बराबर TD हो जाएगा, संतुलन की दशा। ठीक है ना, पॉइंटर के संतुलन की दशा में, पॉइंटर के संतुलन की दशा, संतुलन की दशा में एक कंडीशन ये भी है, अगर पूछा तो आप बताएंगे कि पॉइंटर के संतुलन की दशा में TD बराबर TC हो जाए, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर कंट्रोलिंग टार्क, और हमारा पॉइंटर रुका रहेगा, हम लोग रीडिंग ले लें। क्लियर है बेटा? तो ये सारी बातें जो है एट्रैक्शन प्ररूपी हैं और इसमें आकर्षण बल के आधार पर हमारा जो है ये लौ चकती जो है चलती है, मूव करती है, गति करती है और इसी के चलने के कारण हमारा स्पिंडल मूव करता है, घूमने लगता है, जिससे पॉइंटर घूमने लगता है। कुल मिलाकर हम लोग ये कहेंगे कि इस तरह से क्वाइल के आकर्षण बल के कारण ये लौ डिस्क जो है कुंडली के केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित होती है, जिसके कारण जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। इसलिए इस यंत्र का नाम पड़ गया मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और वो भी एट्रैक्शन के सिद्धांत पर आकर्षण, तो पूरा नाम पड़ गया आकर्षण प्ररूपी या अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकर्षण प्ररूपी रिपल्सन टाइप। चित्र बन गया होगा? अब हम लोग लेते हैं बेटा प्रतिकर्षण प्ररूप। कौन सा? प्रतिकर्षण प्ररूपी में हम लोगों का भी ऐसे ही पैमाना रहेगा, ठीक है। और एक बेटा हम लोगों की कुंडली भी आ गई, ठीक है। वो कुंडली हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ये मान लीजिए कि पॉइंटर यहाँ लगा दिया, चलिए यहाँ पॉइंटर लगा दिया, ऐसे पॉइंटर यहाँ लगा दिया ऐसे।
ये हो गया बेटा फिक्स सॉफ्ट आयरन। ये हो गया बेटा मूविंग बैलेंसिंग। चित्र बना भैया? बन रहा? चलिए इधर भी बना देते हैं थोड़ा। जाओ।
या बेटा फिक्स्ड या फिक्स आयरन सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, स्ट्रिप कहेंगे या राड कहेंगे या दंड कहेंगे। और ये वाला जो है बेटा वो मूविंग टाइप का, ये वाला कैसा है मूविंग टाइप, ये वाला जो है इसको भी लिख देते हैं, ये जो है मूविंग टाइप। कौन सा है दिख रहा है? ये और बड़ा लिखे, ये वाला जो है बेटा मूविंग सॉफ्ट आयरन है, हैं? ये है मूविंग सॉफ्ट आयरन। ये सब पीवट है। इसी का चित्र बेटा यहाँ पर रखा हुआ, ये एक तरह से फ्रेम है या ढांचा है, और ये उस पर जो है क्वाइल लुकटी हुई, जैसे एक वृत्ताकार बेटा ऐसा आपने ढांचा ले लिया और उस पर ऐसे ऐसे क्वाइल लुपेट दिया, तो वही क्वाइल का सेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बकिया ये क्वाइल जो है इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लुकती हुई, चूँकि आगे से काटा गया है इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। हकीकत में क्या रहेगा कि ऐसे आप एक जो है खोखला बेलनाकार पाइप जैसा जो है फ्रेम ले लेंगे, जैसे पाइप है आप ले लिए बेलनाकार एक, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है क्वाइल ऐसे 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 लुपेट। अब उस खोखले पाइप के अंदर जो है बेटा ये वाला जो है एक स्ट्रिप जो है फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। ये कुंडली के फ्रेम के यानी जो अंदर आपने पाइप टाइप का फ्रेम रखा है उसी फ्रेम पर ये बाहर से जो है कुंडली लुकती रहेगी और अंदर वाले साइड में एक आप पत्ती लगा के जीप टाइप का, हाँ उस पर जो है ये फिक्स वाला मुलायम लोहा लगा देंगे, स्ट्रिप कहेंगे या राड का। और एक जो धुरा सेंटर में इसके जो है क्वाइल के बीचों बीच जो है जो सेंटर होगा उस सेंटर में ऐसे आप एक धुरा लगा देंगे। धुरे का संबंध उधर पॉइंटर से कर देंगे, धुरे को पिवट पर टिका देंगे और धुरे के साथ ही एक जो है मूवेबल सॉफ्ट आयरन लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हाँ मूवेबल ए वाला जो है ये चल वाला लोहा, दोनों लोहे बेटा एक ही अक्ष के समांतर होंगे, दोनों की अक्ष एक जैसी होगी, जैसे इसकी है ऐसे वैसे इसकी भी ऐसे रहेगी, ठीक है ना। वो एक्सल आपने लिखा। अब क्या होगा कि जैसे ही कुंडली जिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बेटा जिस भी परिपथ की धारा अथवा वोल्टता मापनी होगी उस परिपथ में इसे लगाएंगे और अगर एम्पियर मीटर की तरह से इसका प्रयोग करना है तो इसे जो है श्रेणी में लगा देंगे और अगर बेटा जो है वोल्ट मीटर की तरह से यूज करना है तो इसे समांतर में जोड़ देंगे। तो जो परिपथ की धारा है अब वो इस वाइंडिंग से होते हुए इस कुंडली से होते हुए बहना शुरू कर देगी और जैसे इस क्वाइल से बहेगी, ये लिखा है इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल, तो ये फ्रेम के ऊपर आप कॉपर क्वाइल जो लुपेटे हैं अब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ये ऊर्जित हो जाएगी और ये चुंबकीय हो जाएगी। जैसे धारा प्रवाहित होगी तैसे ये क्या होगी, चुंबकित हो जाएगी और जब ये चुंबकित हो जाएगी तो उसके प्रेरण के कारण बेटा ये जो है ये वाली राड जो है जैसा चुंबक बनेगी वैसा ही ये वाला भी राड चुंबकीय बन जाएगी, क्योंकि दोनों राड या दोनों स्ट्रिप जो है जो एक मूवेबल है और एक फिक्स है बेटा दोनों समान पोल की बन जाएंगी। क्लियर है ना। दोनों कैसे बने, इस क्वाइल के प्रभाव से अगर ये वाली जो है फिक्स वाली स्ट्रिप अगर साउथ बन रही है तो ये वाली भी स्ट्रिप साउथ है बनेगी, अगर ये नॉर्थ बन रही है तो ये भी नॉर्थ ही बनेगी।
तो दोनों जो है समान पोल पर हमारी स्ट्रिप आ जाती हैं, या लोहे की राड, जो नरम लोहे की राड लगाए हैं वो समान पोल पर आ जाती हैं। और हम लोग जानते हैं कि समान पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है समान पोल पर प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। उसी सिद्धांत पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है प्रतिकर्षण प्ररूपी। तो इस तरह से ये दोनों पत्तियां समान पोल पर बन जाती हैं और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। तो ये वाली फिक्स वाली जो शाफ्ट आयरन की पत्ती है बेटा, ये तो फिक्स है, फ्रेम के साथ कसी हुई है, इसलिए अपने जगह से हिलती डुलती नहीं है। और जो दूसरी वाली मूविंग शाफ्ट आयरन वाली हमारी स्ट्रिप है, ये इस प्रतिकर्षण बल के कारण इस धुरे को घुमाने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि ये धुरे पर कसी है, तो धुरे के साथ जब ये कसी है तो ये धुरे को धीरे धीरे घुमाने लगती है। और धुरा जब घूमने लगता है तो उससे हमारा पॉइंटर जो है मूव करने लगता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होने लगता है और ये स्केल पर आगे बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो यही पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई गई इस चित्र में। यही है, ये वाली जो कॉइल ऐसे इसके चारों तरफ लपेटी गई है, वो कॉइल यहाँ वृत्ताकार दिखाई गई। और उस कॉइल में जो ये वाला बेटा हमारा है घूमने वाला जो है, ये वाला भाग मूविंग शाफ्ट आयरन है, वो ये वाला दिखाया गया, मूविंग स्पिंडल ये दिखाया गया। और जो ये फिक्स वाला राड है, वो फिक्स वाला जो है ये राड दिखाया गया। तो जब बेटा इस कॉइल में धारा जाएगी तो क्या होगा, कॉइल के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये भी लोहा और ये भी लोहा दोनों जो है समान पोल के बन जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर रखे गए। तो दोनों जब समान पोल के बन जाएंगे बेटा, तो क्या करेगा कि ये फिक्स वाला पोल जो है, ये लोहा जो है इस वाले जो मूविंग वाला लोहा है, ये वाला जो मूविंग वाला है, उसको अपने से दूर ढकेलेगा। तो ये जब चलने लगेगा तो उसके वजह से जो है ये हमारा जो है धुरा चलने लगेगा। ठीक है ना, पॉइंटर चलने लगेगा। ठीक है ना, और हम लोग रीडिंग लेने लगेंगे। अब उसके साथ में बेटा ये कंट्रोलिंग वेट लगाया गया इधर से, जो कि कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करेगा। और इधर नीचे जो है हम लोग जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी लगा दिए हैं। ये आपका एयर चैम्बर, उसमें ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ये चल रहा है, तो ये जो है डैम्पिंग का काम करेगा और पॉइंटर के कंपन को रोकेगा। तो पूरा जो है ये रिपल्सन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। बातें समझ में आ गई होंगी। यही दोनों हैं, ये दोनों समान पोल पर आ जाएंगे, चूँकि ये कॉइल के अंदर रखे हुए हैं और समान पोल में प्रतिकर्षण होगा। अतः फिक्स वाला शाफ्ट आयरन तो अपनी जगह जाम है, वो फिक्स रहेगा। और इस मूविंग वाले को ये अपने से दूर ढकेलने लगेगा। तो दूर ढकेलेगा, चूँकि ये धुरे से जुड़ा हुआ है, तो धुरा भी घूमने लगेगा और उससे फिर पॉइंटर चलने लगेगा। इस तरह से हमारा जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब वहीं सारे पॉइंट्स वही हैं कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, बल कितना न्यूटन का लगेगा, और विक्षेपण बल आघूर्ण इसी फार्मूले से इतना लगेगा। चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, दोनों बलों के लिए फार्मूला सेम। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क समानुपाते m1 m2 समानुपाते, ये आपने लिखा है समानुपाते I इसका। अतः इसका भी पैमाना जो है असमान है। स्टार्टिंग में बेटा नज़दीक नज़दीक होंगे डिवीज़न, और जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे डिवीज़नों के बीच की दूरियां भी उसी अनुसार बढ़ती हैं। क्लियर है? और जैसे ये हमारा संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, इसका विक्षेपण रुक जाएगा, उस समय संतुलन की दशा हो जाएगी, उस समय TD बराबर TC हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मूविंग आयरन की, आज केवल जो है मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो कि 2 प्रकार के होते हैं, इनकी बात समाप्त हुई। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे मूविंग कॉइल। आज का क्लास यहीं ओवर होता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।